हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना। मैं सुरेश कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे मोबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा हम ओम्स लॉ का आज डिडक्शन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे ओम्स लॉ की, और इसके जैसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज आज डिराइव करेंगे और फिर उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम मोबिलिटी है। मोबिलिटी होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मोबिलिटी का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो चीज़ थोड़ी मोबाइल हो, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो, वही चीज़ हमें देखनी है। बच्चों, चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। मैं आपको बता दूं, कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं उन्हें वो कौन हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स जो होंगे उसमें एक चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में होल्स होते हैं। होल्स पॉजिटिव माने जाते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको होल्स के बारे में भी बताऊंगा वो क्या होते हैं। मतलब चार्ज के कैरियर कौन है, कौन चार्ज को लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब उन्हीं का मूवमेंट होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होंगे, बोलेंगे आयंस होंगे। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होंगे वो चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे। अब इन चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी कितनी है, मतलब उनका मूवमेंट कितना इजी है, कितना आसानी से वो मूव कर सकते हैं, उस चीज़ को हम मेज़र करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। देखिए बच्चों, एक आपके घर में है कूलर और दूसरा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के नीचे मान लीजिए टायर्स नहीं लगे हुए, लेकिन कूलर में टायर्स लगे हुए हैं। आप उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह रोल करके ले जा सकते हो। लेकिन आपको फ्रिज को स्लाइड करना पड़ेगा। फ्रिज थोड़ा हैवी भी होता है एज़ कम्पेयर टू कूलर। अब दोनों को आपने यहाँ पे रखा और दोनों पर बराबर फोर्स अप्लाई कर दो, तो मुझे बताओ ज़्यादा कौन मूव करेगा। तो कहेंगे ज़्यादा मूव करेगा जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, मतलब कूलर मूव करेगा। तो दोनों में से कूलर ज़्यादा मूव किया। बराबर धक्का मारने से ज़्यादा मूवमेंट किस में हुई, तो कहेंगे कूलर में हुई। इसलिए कूलर की मोबिलिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से जब कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं तो हम उनको धक्का मारते हैं, तभी वो फ्लो करते हैं। अब धक्का कौन मारेगा, तो कहेंगे बैटरी मारेगी। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है ताकि वो चलें। अब जो फोर्स उन पर लगाई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो उस पर फोर्स लगाई है, वो फोर्स लगाने से वो कितना ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, कितना आसानी से मूव कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। इसलिए मोबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है, इसको हम म्यू से लिखेंगे। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड ऐसे लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड व्हेन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है चार्ज कैरियर, उसे हम कहेंगे उसकी मोबिलिटी। तो इसको मोबिलिटी को हम फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से, इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो उस पर जो धक्का लगा रहा है, यूनिट फील्ड देने से एक चार्ज कैरियर कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, उसे कहेंगे उसकी मोबिलिटी। जो ज़्यादा करेगा वो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। अब मान लो एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दी, और जो होल है उसने 20 की वेलोसिटी गेन की और इलेक्ट्रॉन ने 24 की वेलोसिटी गेन कर ली। अब बताओ किसकी ज़्यादा मोबिलिटी है, किसने ज़्यादा वेलोसिटी गेन की, किसको चलाना ईजी है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन को चलाना ईजी है एज़ कंपेयर टू होल। ये क्यों होता है ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप याद रखिए कि मोबिलिटी है क्या। अच्छा बच्चों, आपको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Vd जो है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक इसका एक और फॉर्मूला बन गया। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ यहाँ पे। कल हमने जो फॉर्मूले बनाए थे, Vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, उसके बाद बनाया था I इक्वल टू ई एन ए वी डी, और आज बना वी डी इक्वल टू
म्यू इंटू ई। एक फॉर्मूला और था जिसमें हमने लिखा था v इक्वल टू ई अपॉन एल, ये तो पहले भी किया था, ये बना। यहीं से हम इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। कैसे करके लिखेंगे? और करके लिखेंगे। vd का वैल्यू पुट करो, म्यू इक्वल टू vd का वैल्यू क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ लिखेंगे ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो बच्चों ई कैंसिल हो गया, एक ई नीचे था, तो म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये देखिए। अब आप लिखना चाहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी कितना होगा? तो लिखेंगे म्यू ई इक्वल टू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट उसका रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स का मोबिलिटी कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे म्यू एच इक्वल टू ई, उस पर भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, याद रखिएगा, टाउ एच अपॉन मास ऑफ होल। तो ये बच्चों इस तरह से इसको लिख दिया। तो इस तरह से दोनों का मोबिलिटी लिख सकते हैं। तो ये मोबिलिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन और उसके साथ में ये फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे अब हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं और एक नई बात सीखेंगे जिसका आगे वाले टॉपिक के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को हम पहले ही लिख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे नोट करना है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ई टाउ अपॉन एम, एक पहला फॉर्मूला। दूसरा आई इक्वल टू ई एन ए वी डी। और थर्ड फॉर्मूला दैट इज वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई लेंथ। ये तीन फॉर्मूला है। तो इसको डिड्यूस करने का तरीका बात समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, चलेगा। अब इसमें क्या करिए, इसमें मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। लेट बी इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई की वैल्यू लिखिए, ई की वैल्यू यहाँ से आएगी v इंटू एल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसमें मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली ये फॉर्मूला उल्टा लिख दिया हुआ है। ये आएगा आपका E इक्वल टू वी अपॉन एल, बिकॉज E इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है। तो ये मैंने गलती से लिख दिया, शायद पहले भी लिखा था, एक बार देख लीजिएगा। तो E इक्वल टू वी अपॉन, ई की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन एम एल। तो बच्चों E की जगह V अपॉन एल लिखा, चलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, लेट इट बी 4। नाउ इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 करंट इक्वल टू ई एन ए वी डी। इसमें E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N क्या है? नंबर डेंसिटी, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें क्या करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर, लेट इट बी 5, इक्वेशन 5। यहाँ इसको 2 ही रखिए बच्चों, 2 रखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए। तो I इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ई एन ए वी डी का वैल्यू देखो क्या है? ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। ये आया हमारे पास। यहाँ से क्या होगा? I इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए, बिल्कुल सही आया। यहाँ एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम इंटू ए अपॉन एल, ठीक। इसके साथ में और क्या लिखिए? v। देखिए सारी चीज़ों को मैंने नीचे लिखा, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा। अब क्या करिए, आप ले जाइए इसको यहाँ पर और इस सारी टर्म को यहाँ ले आइए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? I अपॉन वी,
v को नीचे ले आइए, दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन m इनटू a अपॉन l, ये आया। इसके नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसी में i अपॉन v को रिवर्स करो तो आएगा v अपॉन i। तो फिर इस सब को रिवर्स करो, बिल्कुल करेंगे। यहाँ बच्चों इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहीं से आप इसको देख सकते हैं। मैं अगर v को यहाँ लिखूँ और इस सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाऊँ तो ये आएगा आपके पास m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू m अपॉन एन स्क्वेयर टाउ इंटू l अपॉन a इंटू i, ये आया हमारे पास। एज वी नो, इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए 6, एज वी नो v इक्वल टू r इंटू आई, ये आप सब जानते हैं। तो ये 7 है, तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, इन दोनों को कंपेयर करो। v की जगह v आया, इक्वल टू का इक्वल टू आया, i का i आया। तो बच्चों ये वाली चीज़ देखो, ये सारी की सारी टर्म कांस्टेंट होगी, तो इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, e कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, l कांस्टेंट, a कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर इसको ना भी लिखूं तो इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लिख देंगे यहाँ पे। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, v इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू i। अब देखिए, जो एक हमें गिवन में कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर की लेंथ और एरिया तो फिक्स होंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टाउ इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा, तो कहेंगे अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो उस कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए ये कंडक्टर था, तो इस कंडक्टर के अंदर जो कर्नल्स हैं, उन कर्नल्स का मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मतलब दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओ, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वो ऐसे करने लगेंगे, मतलब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन अब ज़्यादा होने लगेगी। जब मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ये पेन को मैं यहाँ फिक्स रखता हूँ और ये पेन यहाँ से आ रहा है तो टक्कर लगने के चांसेस हो सकता है कम हो, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है लाइक दिस और ये यहाँ से आ रहा है तो बच्चों टक्कर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्टेशनरी के साथ कम होते हैं। जैसे ही आप कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है, दूसरी तरफ जो इमोबाइल कर्नल्स या आयंस होते हैं उनका मूवमेंट भी फास्ट हो जाता है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा मूवमेंट होने से कोलिजन्स ज़्यादा होने लगते हैं। एक सेकंड में जहां पहले 10 कोलिजन हो रहे थे, अब ज़्यादा होने लगेंगे। जब ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी। आपको पता है रेजिस्टेंस का कारण क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनके कर्नल्स के साथ कोलिजन्स होते हैं, वो कोलिजन्स कारण होते हैं रेजिस्टेंस का, रुकावट का। तो रुकावट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स रखूँगा तो टाउ फिक्स रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। तो E का चार्ज का इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है, नंबर डेंसिटी हर समय सेम रहती है, कॉपर है तो कॉपर में सेम ही रहेगी। इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R, लेट इट बी R। तो बच्चों ये R जो है ये आ गया, एंड दिस इज योर ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। देखिए हमने डिराइव कर लिया ओम्स लॉ को। अब यहां पर R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये R का वैल्यू है। साथ में लिखेंगे L अपॉन A, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगेन आप देखेंगे, इसको नोटिस करिए, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो आप फिर से इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A। देखिएगा यहां पर रो को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, रो को कहेंगे रेजिस्टिविटी। और यहां पे रो किसके बराबर होगा, तो रो होगा वेयर रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। तो दिस इज द रेजिस्टिविटी। अब बच्चों
आप लेंथ को बदल सकते हैं, एरिया को बदल सकते हैं, लेंथ और एरिया बदल सकता है, लेकिन ये तो कभी नहीं बदलेगा फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। तो फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, दिस ब्रैकेट वाली जो चीज़ है ये हमेशा ही सेम रहेगी, इसलिए इसको एक और कांस्टेंट से लिख दिया और उसको ना कहा गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बना, m/n(e²) टाउ। और याद रखो ये कांस्टेंट कब था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो सिचुएशन बनी ये कांस्टेंट टेम्परेचर की सिचुएशन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो भाई टाउ कांस्टेंट नहीं होगा। अगर टाउ चेंज हुआ तो आर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज योर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की डिडक्शन से हमने जो फॉर्मूले बनाए वो फॉर्मूले अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। एक तो रो होगा, रो हमारे पास कितना होगा, m/n(e²) टाउ, ये फॉर्मूला होगा हमारा रो का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो देखते हैं ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो अभी तक हमने फॉर्मूला बना लिए हैं वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला से हम चीज़ों को करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस फॉर्मूला से क्या निकलता है उसको समझेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके ये डेरिवेशन को बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो I = ENA/VD, बिल्कुल जानते हैं, साइड पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर I = ENA/VD का क्या वैल्यू होता है, चेक करो, EE τ/m, बिल्कुल सही है। यहां से क्या करेंगे, I को यहां से A जो है ना इसको नीचे ले आओ, यह आएगा A यहां पे, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, यहां आएगा n(e²) E या τ/m × E, सही आया। अब मुझे बताओ 6 फॉर्मूला लिखते हैं। J = I/A, करंट डेंसिटी = करंट अपॉन एरिया, तो इसको लिखो J, ठीक, सही है। n(e²) τ/m, इसको लिखो रो, तो यहाँ लिखो रो, और यहाँ E है तो वहीं E ही लिख दो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक गलती मैंने की यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा नहीं बनेगा, m/n(e²) टाउ, ये आएगा, मैं बताया था अभी आपको। तो यहाँ पे आएगा 1/रो, और 1/रो क्या होता है, एक और डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। कंडक्टिविटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा = 1/रो होता है। याद रखो कंडक्टिविटी का मतलब कि वो कितना करंट, कंडक्टर कितना ज़्यादा अलो कर रहा है करंट को जाने के लिए। तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा, कंडक्टिविटी उतनी कम, इसलिए उसका फॉर्मूला उसका रेसिप्रोकल होता है। तो J = सिग्मा × E, दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म J is a vector quantity, you can write a vector equal to सिग्मा स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो देखिए J = सिग्मा E। अब बच्चे बोलते हैं सर वेक्टर फॉर्म तो हो गया, हम कैसे माने कि ये ओम्स लॉ है, और ये भी हम कैसे माने कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। इसको समझने के लिए चलिए देखते हैं आगे। देखो बच्चों ओम्स लॉ है क्या, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 हो गया V = IR या R × I। तो बच्चों चलिए समझते हैं, मुझे बताइए यहाँ पर लिखा इन्होंने, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके, इसको लिख सकता हूँ I = 1/R × V, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ है करंट, बिल्कुल, और यहाँ करंट की जगह पर लिखा हमने करंट डेंसिटी, मतलब करंट ऑफ यूनिट एरिया। बच्चों यहाँ लिखा करंट, यहाँ लिखा करंट की डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पूरा करंट लिखा, यहाँ यूनिट एरिया का करंट लिखा, सही है। इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा है, तो सिग्मा को आप लिख सकते हो 1/रो, बिल्कुल। यहाँ है 1/R, यहाँ है रो, यहाँ है टोटल रेजिस्टेंस,
यहाँ है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। तो सुनो फिर से, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये एक वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, ये पूरा करंट था, ये एक यूनिट का एरिया का करंट है। यहाँ पर है V। अब V देखो क्या होता है, V होता है, V का फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ, फॉर्मूला नंबर 9, V इक्वल टू या E इक्वल टू V अपॉन L होता है, मानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो जब भी कोई डिवाइड में होता है तो यूनिट लेंथ के लिए होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो देखो यहाँ पर V है, यहाँ E है, यहाँ है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ। तो बच्चों जो भी क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हैं वो इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखी हैं, लेकिन वो टोटल के लिए हैं, ये फॉर यूनिट के लिए है, फॉर यूनिट एरिया, फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट लेंथ। तो फाइनली आप देखिए ये टोटल के लिए होगा और ये यूनिट के लिए होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, क्योंकि ये यूनिट वैल्यू के लिए है, मतलब छोटे लेवल पे आ रहे हैं। ये टोटल है, ये फॉर 1 है, तो ये छोटी क्वांटिटीज आई इसके अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए इसको कह सकते हैं इट इज़ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ये 2012 सीबीएसई में आया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिएगा, ये कहते हैं कि हमारे पास 2 वायर्स हैं, मान लीजिए एक ये वायर है इस तरह से और एक दूसरी वायर है इस तरह से। एक वायर है कॉपर की और दूसरी वायर है मैग्नानिन की। एक कॉपर की है, दूसरी मैग्नानिन की है, दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है, ठीक है ना। 2 इक्वल वायर्स, इक्वल लेंथ वाली वायर्स है दोनों, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R कॉपर लिख लेते हैं, इसका है R मैग्नानिन, बिल्कुल लिखा। कह रहे हैं जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, R ऑफ कॉपर इज इक्वल टू R ऑफ मैग्नानिन, तो बताओ कि कौन सी वाली वायर ज़्यादा मोटी होगी। मतलब आपने 2 तारें ली, अलग अलग मटेरियल की बनी है, दोनों की लंबाई सेम रखनी है, बताओ इन दोनों का रेजिस्टेंस तो वैसे सेम है, आपने ये बताना है कि दोनों के में से कौन सी वायर ज़्यादा मोटी है, कौन सी वाली पतली बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं। एज वी नो, गिवन में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नानिन। तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रो ऑफ कॉपर L अपॉन A ऑफ कॉपर, तो इक्वल टू रो ऑफ मैग्नानिन, मैं mn से लिख रहा हूँ इसको, अच्छा, लेंथ ऑफ मैग्नानिन अपॉन एरिया ऑफ मैग्नानिन। अब बच्चों देखिए, जैसे कि आपको पता है लेंथ ऑफ मैग्नानिन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर, तो इसलिए ये दोनों के यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा, रो ऑफ कॉपर अपॉन रो ऑफ, इसको नीचे ले आइए, मैग्नानिन इज इक्वल टू ए को ऊपर ले जाइए, एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ मैग्नानिन। अब बच्चों आप इस खुद देखिए, इस रेशियो को चेक करिएगा, एज रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नानिन। बच्चों हम जानते हैं कि मैग्नानिन एक रेजिस्टेंस वायर है और मैग्नानिन का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पता नहीं था। बच्चों आगे चलकर कुछ वीडियोस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे और आपको फिर याद भी हो जाएगा कि मैग्नानिन एक रेजिस्टेंस वायर होती है, तो उसका रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा ही होता है, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया भी होता होगा। चलिए, तो अगर यहाँ से डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा, ये बड़ा ये छोटा, तो यहाँ से भी ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि दोनों का रेशो सेम है। तो एरिया ऑफ मैग्नानिन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। तो फाइनली हम कह सकते हैं मैग्नानिन वायर इज थिकर देन कॉपर वायर। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, आपने आसाम से इसको सॉल्व कर लिया। ये था एक प्रॉब्लम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए उस रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट है ये वाला।
रेजिस्टिविटी इक्वल टू m/n(e²) टाउ। हमें यहाँ से समझना है कि किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी, ये मेटल की रेजिस्टिविटी है सिर्फ कंडक्टर्स की, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। अब देखो ये जो m है ना, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी भी मटेरियल में, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, कुछ भी है, सबका मास इलेक्ट्रॉन का सब में सेम रहता है। तो ये हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट है ये, तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर मटेरियल में कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? सिर्फ एक n पे करेगी और एक टाउ पे करेगी। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी। बच्चों जब आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाते हैं, जैसे कॉपर से सिल्वर में गए, तो सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर, और आयरन में हो सकता है कम होते हों। तो एक मटेरियल से जब दूसरे मटेरियल में जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होते हैं। आप देखिए, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा रो क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब जिसमें नंबर डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। अब सिल्वर में देखो, सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कॉपर से, इसी वजह से उसकी सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है कॉपर से, मतलब सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी। तो एक तो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, दूसरी रो पे करती है, सॉरी टाउ पे करती है। अब टाउ क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब दो कोलिजन होते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कोलिजन करता है, इसके बीच में जो उसका एवरेज टाइम लग रहा है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। लैम्डा पाथ को कहते हैं, टाइम को टाउ जो लगता है उसको ऐसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से टक्कर लगी वो यहाँ आया, यहाँ से टक्कर लगी वो यहाँ आया, तो जो एवरेज टाइम बन रहा है सभी टक्करों का उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, टी फॉर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टर के अंदर के जो कर्नल्स हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो पहले भी वाइब्रेट तो वाइब्रेशन मोशन तो करते ही हैं, लेकिन जैसे कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनको थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और उनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, मतलब पहले वो ऐसे मूव कर रहे होंगे, अब वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट अब ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा मोशन वाली चीज़ के साथ टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो कि पहले 10 थी, मतलब एक सेकंड में अगर 10 कोलिजन हो रहे थे एक इलेक्ट्रॉन के, अब वो 15 या 20 होने लगेंगे, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा मूवमेंट में कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ेगी, तो कोलिजन दोबारा और ज़्यादा हो जाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब कहने का क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। क्यों कम हुआ? अब टक्करें जल्दी जल्दी लगना शुरू हो गई। पहले यहाँ से यहाँ अगर 1 सेकंड लग रहा था, अब आधा सेकंड लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, टक्कर ज़्यादा हो रही हैं, जल्दी जल्दी टक्करें हो रही हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कोलिजन ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो याद रखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज। और ये बात सिर्फ किसके लिए ट्रू है? सिर्फ कंडक्टर के लिए, किसी और के लिए नहीं होगा। मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए अलग कंडीशंस बनती है, वो पढ़ेंगे आगे चलकर। यहाँ याद रखना रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम मटेरियल बदलें, सेम टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को आप सिर्फ मटेरियल को बदलो, n बदलेगा, रेजिस्टिविटी बदलेगी। दूसरा, आप एक मटेरियल को फिक्स रखो, n को फिक्स रखो, फिर चेक करो, आप टेम्परेचर बदलो उस कंडक्टर का, उसके कारण भी रो या रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी घटती है। मतलब एक रेजिस्टेंस अगर 100 ओम का है तो उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 से हो सकता है 101 ओम हो जाए या 102 ओम हो जाए। अब ये जो इसका बढ़ने का तरीका है उसको भी हम अगले वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।